हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आप लोगों के लिए आरआरबी जेईई के रिगार्डिंग दे रहा हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आरआरबी जेईई की नोटिफिकेशन आ चुके हैं, बिल्कुल नहीं आए। लेकिन इसको बताने का क्या मकसद है मैं आप लोग से अभी शेयर करने वाला हूं। एक्चुअली आरआरबी हर 4 साल पे, आप ये लगा लो सर, 4 साल पे अपने पैटर्न यानी अपने एग्जाम को रिपीट करता है। जैसे कि 2018-19 में हुआ था, तो अभी 22 के आसपास यानी मिड ऑफ 2020 में पूरे आने के चांसेस है आरआरबी। हाँ, अब कहोगे कि सर उस टाइम आएगा तो उस टाइम देख लेंगे। नहीं सर, उस टाइम आता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है। ये एग्जाम अगर एक बार मिस हो जाता ना बच्चे में से, मतलब उस टाइम को अगर बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं सर, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है बच्चों को, और कहता है कि अब तो 4 साल के लिए फिर गया। इतनी ज्यादा मात्रा में जब वैकेंसी आती है, अगर उसको अपन नहीं ग्रैब कर पाए तो सर बहुत मुश्किल है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बार अवेयर करना चाहता हूं कि आपको कम से कम दिमाग है कि दिमाग में नॉन टेक तैयारी अगर कर लूं तो किस तरीके से कर लूं, टेक्निकल की तैयारी कर लूं तो किस तरीके से कर लूं, और इसकी क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग होगी, और एलिजिबल क्राइटेरिया जैसे कि यहां पे मैं बताया आरआरबी जेईई के रिगार्डिंग। वेट अ सेकेंड, आरआरबी जेईई के रिगार्डिंग हमारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी होगी, इसकी सिलेबस क्या होगा, एग्जाम के पैटर्न क्या होंगे, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी। इनकी चर्चा सर मैं यहाँ पे करने वाला हूं। ओके, तो आई होप आप लोग इनके बारे में सर रेडी रहेंगे कि किस तरीके से करना है। तो तैयार हो जाइए सर, इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेता हूं कि आरआरबी जेईई के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेन हेडिंग में ही दिया हुआ है सर, आपको मेन हेडिंग में क्या दिया हुआ है कि आरआरबी जेईई के लिए डिप्लोमा बच्चे और बीटेक वाले बच्चे ही एलिजिबल है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एएलपी टेक्नीशियन की बात की थी, उसमें आईटीआई भी एलिजिबल है, उसमें भी बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है। जबकि मैं 2018-19 की बात करूं तो आरआरबी जेईई के अंदर जो 19 में जनवरी फरवरी में आ गया था, 19 के शुरुआती में 2018 के एंड में, तो ऐसे कंडीशन में लगभग 13-14 हजार वैकेंसी थी। इतनी ज्यादा मात्रा में कभी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलता, और जिसमें बीटेक के हर ब्रांच एलिजिबल हो, डिप्लोमा के मैक्सिमम ब्रांच एलिजिबल हो, तो ऐसे कंडीशन में इसको आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। बेशक पहले मैं बात करूं सर, इसमें ये जो है स्टेज 1, इनमें भी स्टेज वन एकदम अलर्ट रहना सर एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मिस होगा तो फिर 4 साल आपको वेट करना पड़ेगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 आते हैं। ओके, इन दोनों स्टेज में हम देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले कि क्वालिफिकेशन, एलिजिबल ही नहीं रहेंगे तो फिर तैयारी किस तरीके से करा जाए। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग में बात करूं कि एलिजिबल कौन होगा सर जेईई के लिए। जो है यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले आप बच्चा कहेगा यहाँ डिप्लोमा लिखा है, ध्यान रखना सर बीटेक भी एलिजिबल है और यहाँ पे डिप्लोमा भी एलिजिबल है। ओके, बीटेक भी एलिजिबल है और डिप्लोमा भी एलिजिबल है। किस तरीके से क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जेईई एप्लीकेंट मस्ट हैव 3 ईयर डिप्लोमा, मिनिमम तो डिप्लोमा चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या सेवरल इलेक्ट्रिकल आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड सेवरल डिपार्टमेंट है जिनके लिए वैकेंसी बहुत रेयरली कहीं देखने को मिलता है सर, यहां वो चीज आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ओके, ये जेईई के लिए है ना। डीएमएस के लिए आपको एप्लीकेशन मस्ट नीड टू कंप्लीट 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट मैं बात करूं सर जेईई आईटी डिपार्टमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली आईटी है तो कंप्यूटर साइंस आपका यहाँ पे मेन ब्रांच होना चाहिए प्रेफरेंस के लिए, तो यहाँ पे श्योर बोला गया है। आईटी के लिए, जेईई के लिए आईटी के अलग ही सेपरेट पोस्ट है, इसमें कोई और ब्रांच वाला आके नहीं घुसेगा। ओके, नाउ सीएमए की जहां तक पोस्ट है तो इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर हो, जो मिनिमम कितना कहता है सर 55% मिनिमम वहां पे आपका मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के जेईई के पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, सभी ब्रांच के लिए एलिजिबल है। पोस्टें हमेशा बहुत ज्यादा निकलती है, तो उम्मीद करिएगा कि अगले बार मतलब कि 2022 में जो हमारा निकलने वाला उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में हो। लेकिन इसकी तैयारी क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है। ओके, ब्रांच तो एलिजिबल तो अपन देख लिए, किस तरीके से तैयार करें, किस पोर्शन को कितना फोकस करें, आइए सर उनकी भी चर्चा एक बार कर लेते हैं। आरआरबी जेईई का जो एग्जाम का पैटर्न होता है सर, इनके जो एग्जाम के पैटर्न होते हैं, ओके, ये आरआरबी जेईई एग्जाम के जो पैटर्न होते हैं कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेज, नहीं इतने ज्यादा स्टेज नहीं कह सकते अपन। देखिए क्यों, क्योंकि मेन तो 2 ही स्टेज होता है, स्टेज 1 स्टेज 2। मेन स्टेज है हमारा सर स्टेज 1 स्टेज 2। उसके बाद मेडिकल में अगर अपन बढ़िया फिट है तो मोस्टली एग्जाम में निकल जाते हैं, नहीं है तो गड़बड़ बात तो अलग है। ओके सर, यहां पे ध्यान रखना 2 ही मेन है, स्टेज 1 जिसको सीबीटी 1 अपन कहते हैं और सीबीटी 2। ओके, उसके बाद तो डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल।
ओके नाउ यहां मैं बात करूं फाइनल स्टेज आ जाता है ना। ये एग्जाम किस तरीके से लेता है, ये किस तरीके से लेता है, इनकी चर्चा एक बार होनी चाहिए। तो आइए सर हमारे पास इन चीजों के बारे में चर्चा करनी है एक बार। यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, ओके मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। 15 मार्क्स के यहां पे आपको देखने को मिलेगा, 15 मार्क्स के ये भी और 15 मार्क्स के ही ये भी। ओके थोड़ा सा टैपिंग मिस्टेक हो चुका है ना। यहां मैं बात करूं सर, ये स्टेट CBT 1 यानी स्टेज 1। स्टेज 1 में सर 90 यानी 1 घंटा 30 मिनट का यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट का यहाँ पे सर आपका ड्यूरेशन होगा 90 मिनट, और जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होगा। ओके नाउ मैथ्स के अंदर सर 30, जनरल रीजनिंग के अंदर 25, जनरल यानी जीके आप कह सकते हो यहाँ पे सर जीके एंड करेंट अफेयर्स इंक्लूड होगा 15 नंबर में, और जनरल साइंस 30 नंबर में। मतलब टोटल अगर यहाँ पे जोड़ दो सर तो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करिएगा। नॉन टेक तो सब तैयारी करते ही रहते हैं, पर इस एग्जाम के लिए स्पेशली फोकस करिएगा, क्योंकि जो टेक्निकल छोड़ चुका है बच्चा है ना, वो भी आके आरआरबी में लगता है, क्योंकि उनका लगता है वैकेंसी बहुत है, टेक्निकल थोड़ा बहुत करेंगे तो काम चल जाएगा, तो वो पेपर 1 निकाल जाता है, टेक्निकल वाला पेपर में रह जाता है। सो इनको ख्याल रखना है सर, टेक्निकल वाला इसको ख्याल रखना, आपको यहां भी निकालना अच्छे तरीके से। सो यहां पे कितने हो गए 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के ही हो गए। ओके तो ये तो रहा पेपर 1। यहां से जब बच्चा क्वालिफाई क्या आता है तब आता है CBT 2 का मामला। तो टेक्निकल कहां पे पढ़ना है, क्या करना, सारी जानकारी सर यहां पे मिलेगा। अभी अब आइए सर, अब यहां पे GS की बात करो तो यहां पे बच्चा समझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यहां पे तीनों पढ़ना है। ओके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो वेटेज किस तरीके से है पेपर 1 की, पेपर 1 की अगर वेटेज करूं तो मैथ्स रीजनिंग और साइंस 3 पेपर को बहुत अच्छे से करिए। जीके जीएस और करंट अफेयर्स 15 नंबर का है, तो बहुत ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 15 नंबर का है। सो जितना आता है, अगर 5 भी आ गया तो मामला ठीक है। इधर पूरा का पूरा लाने की कोशिश करेंगे, 30 में 28 लाने की कोशिश करेंगे, 25 में 25 तक लाता है बच्चा रीजनिंग में, आपको पता ही होना चाहिए। 24 लाया तो बढ़िया है, ठीक है, 23 भी लाया चलेगा, और यहाँ पे कोशिश करिए कि कम से कम 25 से ऊपर लाया जाए, तो बढ़िया स्कोर कर जाओगे सर। और ये भी देखने रहेगा अपना बेरियर, अगर ऐसा नहीं कि 60 या 55 के कटअप तक ऊपर लाते हैं तो आरआरबी 1 निकल जाता है। बेरियर ही सेट करेंगे 70 का, 100 में बेरियर ही 70 का करेंगे, किसी भी जोन में रहेंगे तो सर निकल जाएगा। और इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि जोन वाइज ना होगा, पूरा सेंट्रलाइज होगा, एक बार रिजल्ट निकलेगा सबके लिए निकलेगा, नहीं तो किसी जोन में कटअप ज्यादा कम हो जाता है तो इससे भी परेशानियां देखने को मिलता है। सो मैं उम्मीद करता हूं इस बार सेंट्रलाइज होना चाहिए आपका एग्जाम, ताकि किसी भी जोन का बच्चा कोई कहीं भी क्यों ना भर रखा हो सर, उसके लिए सब जगह समान कटअप बने, है ना। यहां मैं बात करूं कि जनरल साइंस की, तो यहां पे टोटल 100 मार्क्स के। नौ स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में जो फर्स्ट का पढ़ के आए हो वही चीज मामला, जनरल अवेयरनेस, ये देखिए आप पढ़ के आए हो, जीके एंड करंट अफेयर्स। ओके तो मामला यहां पे भी काम हेल्प कर जाएगा। जिसका बहुत अच्छा है कोशिश करे लगे रहे इसमें ज्यादा, जिसका कम अच्छा है तो ज्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं है, आप और चीजों पे फोकस करिए क्योंकि आगे और हेल्प करेगा आपको। ओके नौ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ध्यान रखिए यहां पे आपका बायो नहीं है, बायो नहीं है, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं स्पेशली, नहीं तो बच्चा जोड़ लेगा कि बायो है, यहां बायो करके मैं क्रॉस कर देता हूं, यहां पे बायो नहीं है, बायो बिल्कुल नहीं है। सो यहां से 15 नंबर का पूछता है 15, तो ये 30 नंबर का ऑलरेडी आपका तैयार है अगर पेपर 1 में तैयार किया हो। हाँ 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के 10 नंबर और फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल के 10 नंबर, ये 20 आपको नया सिरे से एक पढ़ना पड़ेगा, ये 20 नंबर के नया सिरा से पढ़ना पड़ेगा। बहुत बच्चे को इनका आइडिया रहता है, लेकिन ये आपको सर नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। और 100 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी तैयारी सर मैं कहता हूं पहले से प्री प्लान रहना है, और ये 100 नंबर्स के, तो टोटल यहां पे 150 नंबर, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, और समय मिलता है सर 2 घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा ये चीज, और इसमें सर कोशिश बेरियर रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि सर बहुत बच्चे 96 पे कटअप क्वालिफाई कर गया, कोई 105 पे 102 पे, इस बेरियर में नहीं रहना, इलाहाबाद में इसमें इतना चला गया, वहां इतना चला गया, नहीं, अपने को बेरियर सेट करना है 150 में कम से कम 115। ओके 150 में कम से कम 115 सर। अब मामला देखिए जिस तरीके से एसएससी जेई वगैरह में आप कैसे कहते हो 200 में 150 लाइक्स बिना हो ही नहीं सकता, तो टारगेट रखते हैं 160, तभी तो 150 आता है, नहीं तो उससे कम नहीं आ सकता, ओके उससे ज्यादा नहीं आ सकता। सिमिलरली यहां पे टारगेट 110 का रखना है, ताकि 110 तो आए, 115 रखेंगे तो 110 तो आए,
100 का टारगेट रखेंगे कि 100 पे क्वालिफाई हो जाता है, 95 पे किसी जोन में क्वालिफाई हो जाता है, ऐसा नहीं करना सर। टारगेट ही पहले इस तरीके से सिलेक्ट करें, क्योंकि इस बार नहीं तो अगले बार ये टारगेट धीरे धीरे इसके एस्टिमेटेड बढ़ते जाते हैं, और लेकिन बच्चा तब भी क्वालिफाई करता है, तब मेहनत ज्यादा करता है। सो अभी से ही क्यों ना अपना पिकअप थोड़ा बढ़ा दे। सो इसका बेनिफिट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सो इन 100 नंबर पे आपको पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया तरीके से 150 का 150 में 110 तक कटअप कोशिश करिए कि लाने के लिए, तो आपका बढ़िया रिजल्ट रहेगा। सो इस तरीके से एक बढ़िया जेई बन जाओगे, बढ़िया चंगा लाइफ कटेगा, और बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया आउटपुट देने वाला जेई होता है। सो इसीलिए बोलता हूं बी अलर्ट रहना, ऐसे तरह के इस टाइप के एग्जाम के लिए अलर्ट रहना। रेगुलर जो एग्जाम होता है उसको आप दीजिए, पर इसके लिए अलर्ट होना है, क्या है, किससे है, किस तरीके से होता है, इन चीजों को बहुत फोकस करना होता है ना। अब मैं कुछ चीजें बात कर लूं कि यहाँ पे जो, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, ओके, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकियों के डिपार्टमेंट के भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, पर ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिकल का इतना कॉम्पैक्ट सिलेबस है, जो आप एसएससी जेईई में पढ़ रहे हो ना सर, वही आपके पूछे जाते हैं। सो सीबीटी 2 में जो आरआरबी जेईई के अंदर आते हैं, एज पर एसएससी जेईई पैटर्न ही पूछे जाते हैं। सर्किट, नेटवर्क, सीबीटी या बेसिक इलेक्ट्रिकल, बीडब्ल्यू इसी में शामिल हो तो ठीक है, बढ़िया है। इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, पावर सिस्टम, एस्टिमेशन एंड कंट्रोल और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर 5-6 सब्जेक्ट है, जिसमें कि मेजर तो 4-5 ही है, 4 ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, और थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ध्यान रख लेना। यहाँ पे क्या करना है, एक और सर छठा में कर देता हूं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो एसएससी का सिलेबस है, ओके, मिस हो गया है यहाँ पे लिखना, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को सर फोकस करिएगा। यहाँ आप लोग नहीं लिख पाए हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 5th टॉपिक, क्योंकि नीचे आप लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ये लो, ओके। तो 5th टॉपिक आप लोग ये करोगे, 6th टॉपिक है ये ना, 6th टॉपिक, इसको अच्छे से कर लीजिए, मामला क्लियर है सर, ओके। सिमिलरली आप जब अदर ब्रांचेस पे जाते हो, ये देखिए जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच के हैं, तो आपको ये सब सब्जेक्ट फोकस करना पड़ता है सर। मैकेनिकल के लिए इस तरह के सब्जेक्ट को आपको फोकस करना पड़ता है, एक बार आप लोग चेक कर लेंगे मैकेनिकल वाले, ओके। नो, मैं यहाँ बात करूं अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, तो इन सब्जेक्ट को उनको फोकस करना पड़ता है। तो सबके सिलेबस इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना सर, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पर आपको, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पर, इस ऐप पर बिल्कुल आपको कोर्स कंटेंट मिलने लगेंगे बहुत जल्द से, और इसका बेहतर लाभ उठाइए सर, क्योंकि ये मौका आपको लगता होगा कि सर ये, चूंकि आप लोग एग्जाम आते हो तो सर बोलने लगते हो आके, है ना, अभी बहुत दिल्ली दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। ये जिनसे मिस हुआ है लास्ट टाइम, जिन्होंने मिस किया आरआरबी जेईई ना, एकदम पॉइंट में रहते हुए 1 नंबर से 2 नंबर से, उनसे पूछिए कि 4 साल बीत गया, उसके बाद बहुत सारे मेजर वो छूटने के बाद कई एग्जाम उनसे निकले नहीं, और 4 साल बीत गया, आज भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं। सो अलर्ट रहिए सर, आप हमारा मत सोचिए कि सर आप तो बोलने आए हो, आपको तो कोर्स बेचना होता है, ये करना होता है, पर इनको बिल्कुल सर नेग्लेक्ट कीजिए। ये आपके लिए भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं। आप नो डाउट इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स नहीं लीजिए, सेल्फ स्टडी किए हो, सेल्फ स्टडी बेहतर तरीके से करिए, लेकिन ये रिमेंबर करना है आपको कि इस एग्जाम को छोड़ दोगे ना तो ये 4 साल बड़ी परेशान करेगा। इतनी वैकेंसी कहीं देखने को नहीं मिलता, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, किसी भी हद तक दिमाग में इसको बैठाइए। और एक बार ये एग्जाम निकल गया, एक बार ये जॉब लग गया, तो बहुत बच्चे अभी कर रहे हैं मजे, और बहुत बच्चे कर रहे हैं अपने शादी, सेटलमेंट हो गया, क्योंकि जब तक आपका जॉब नहीं लगता सर, आपका ड्यूरेशन बढ़ते जाते हैं, लाइफ का एज मतलब आगे की ओर चलता जाता है, तब तक आप कोई भी चीज फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर एक बार जॉब हो जाता है तो 1-2 साल के बाद फैमिली प्लानिंग करते हो, प्रॉपर टाइमिंग से हर चीज जो होने लगता है, तो इसका बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। सो आपको अलर्ट रहना है ना। ऑनलाइन का जमाना, ऑफलाइन में पहले हुआ करते थे 20-20 हजार, 25 हजार, 15 हजार फीस लग जाता था। आज का तो ऑनलाइन का जमाना है, अच्छे कोर्स कंटेंट आपको 2000, 4000, 5000 में मिलने लगता है। सो इसका बेहतर उपयोग करिए, ये आप लोग के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ओके, उम्मीद करता हूं चीजों को समझ चुके होंगे। एएलपी टेक्नीशियन की भी आप लोग तैयार रहेंगे, जिन्होंने इनके पीछे लगना है, एएलपी के पीछे, टेक्नीशियन के पीछे, वो लगेंगे, और इनको भी ख्याल रखना। बाकी जो एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए, पर बीच बीच में मैं लगातार इनके लिए फोकस करता रहूंगा कि अपकमिंग वैकेंसी कौन है और किसके पीछे आपको बेहतर तरीके से लगना है। बेस्ट ऑफ लक।